हेलो दोस्तों, कहानी की इस दुनिया में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं इस्ती तेरी आबरू का पार्ट 3। दरोगा या सुनकर, अरे बड़ी खतरनाक है यह महिला, अच्छा पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इधर थाने में कागजी कार्रवाई और एफआईआर का दौर शुरू हो जाता है। महिला पुलिसकर्मी उस पागल औरत से पूछताछ करती है, तुम्हारा क्या नाम है? वो पागल औरत पुलिसकर्मी की बातों को अनसुना कर अपनी गोदी में लिए बच्चे को निहारने में लगी रहती है। पागल हो क्या? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अच्छा, कहाँ रहती हो और उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की? महिला पुलिसकर्मी ने बड़ी शालीनता से पूछा। पागल औरत केवल मुस्कुरा देती है। महिला पुलिसकर्मी, इस बच्ची का पिता कहाँ है? यह बात सुन वह पागल औरत हाथ से ऊपर की ओर इशारा कर देती है। महिला पुलिसकर्मी गुस्से में, तुम्हारे पास कोई आईडी या कुछ है? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पागल औरत अपने सिर पर हाथ रखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए फिर अपनी बच्ची की ओर देखने लगती है। महिला पुलिसकर्मी का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और जोर से थप्पड़ उसकी ओर मारने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक चाटा पड़ेगा, सब याद आ जाएगा। आगे जोरों से कहती है, यह याद है तुम्हारा पति मर गया, लेकिन यह याद नहीं तुम्हारा नाम क्या है। झूठ बोलती है। इतना सुनते ही वह औरत डर कर अपनी बच्ची को लेकर किनारे बैठ जाती है। तभी महिला पुलिसकर्मी दूसरी पुलिसकर्मी से कहती है, इसकी बच्ची को अलग करो। यह जब तक मार नहीं खाएगी तब तक कुछ नहीं बताएगी। जैसे ही दूसरी महिला पुलिसकर्मी उसकी बच्ची को छीनने की कोशिश करती है, वह फिर अपना आपा खो देती है और एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से उस महिला पुलिसकर्मी को जोरदार धक्का देती है। वह महिला पुलिसकर्मी दूर जाकर गिरती है। गिरी हुई महिला पुलिसकर्मी, अरे यह तो पूरी पागल है। तभी कई महिला पुलिसकर्मी उसके बच्चे को उससे अलग कर देते हैं और उस पागल औरत के हाथ बांध देते हैं। वह पागल औरत अपने बच्चे की ओर देखते हुए झटपटाती रहती है। तभी उस औरत को मारते हुए लॉकअप में डाल दिया जाता है। महिला पुलिसकर्मी दरोगा साहब के पास जाकर कहती है, सर वह तो औरत पूरी तरह पागल है, कुछ नहीं बता पा रही। दरोगा साहब, कुछ भी नहीं बता पाई? या तो बताई होगी उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है? महिला पुलिसकर्मी, सर कुछ भी बता पाने में वह असमर्थ है, बस केवल एक ही बात उसको पता है। जब उससे पूछो उसका पति कहाँ है तो कहती है मर गया, और जब उसके बच्चे को उससे अलग किया तो अपना आपा खो बैठी और सुनीता को तो धक्का दे दिया, दूर जाकर गिरी। दरोगा साहब सिर पर हाथ फेरते हुए दबे गले कहते हैं, अब कैसे पता चलेगा इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है? साला सुबह सुबह पागल का केस, दिमाग खराब हो गया। अब कहाँ पता करें? अच्छा, बाहर चपरासी बैठा होगा, उसको भेजो, उसने सारी घटना देखी है, शायद उससे कुछ पता चले। चपरासी, जी मालिक। दरोगा साहब, सुनो, तुमने कभी इस औरत को वहाँ कभी पहले देखा है? नहीं साहब, मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। अच्छा, जो कुछ भी तुमने देखा है लिखवा दो और पुलिस 161 का बयान दर्ज कर लेती है। दरोगा साहब, ठीक है, तुम जाओ और संपर्क में रहना। अच्छा सुनो, क्या तुम उस औरत की ओर से मुकदमा लिखवाओगे कि दिलीप भी उनके साथ शामिल था? चपरासी साहब, इंसानियत तो कहती है, लेकिन इन कोर्ट कचहरी के मामले में मैं कहाँ अपनी चप्पल घिसता फिरूंगा, और फिर जान का खतरा भी अलग बना रहेगा। मैं गरीब आदमी, इन सब पचड़े में मुझे मत डालो साहब। हाँ, मैं गवाही के लिए कोर्ट आ जाऊंगा। दरोगा साहब, ठीक है, फिर तो तुम जाओ। इधर दिलीप और अन्य दोनों मृतक के घर वाले रोते और विलाप करते हुए आ जाते हैं। दिलीप के पिता मेवालाल व अन्य दरोगा साहब से मिलते हैं। मेवालाल धीमी आवाज में, नमस्ते साहब। दरोगा साहब, आप कौन? दिलीप के पिता, मैं मेवालाल दिलीप का पिता हूँ। जो भी हुआ काफ़ी दुखद हुआ, लेकिन मेरे बेटे की तो कोई गलती नहीं।
आपने बेवजह उसे पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। दरोगा साहब यह सुनकर गुस्से में मुंह बनाते हुए कहते हैं, छोड़ दीजिए? आपके बेटे और 2 अन्य ने मिलकर उस औरत का रेप करने की कोशिश की और आप कहते हो छोड़ दीजिए? सब पर एफआईआर की गई है। मेवालाल, पर साहब मेरा बेटा तो दूर खड़ा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं। दरोगा साहब, अगर आपके बेटे के कहे अनुसार हम बात मान भी लें तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? इसको छोड़िए, कोर्ट में बताइएगा जाकर, हमें अपना काम करने दीजिए। और दरोगा साहब सभी को हड़काते हुए अपने कमरे से बाहर कर देते हैं। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी उस औरत का कोई जानने वाला या संरक्षक नहीं मिलता। पागल से जुड़ा मामला होने के कारण मीडिया भी इसे ज़्यादा नहीं उठाती। इधर सारी कागजी कार्रवाई एफआईआर रिपोर्ट के द्वारा कर मामला कोर्ट में पहुंचता है। चार्जशीट 90 दिन में पेश करनी होती है, जहां सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट दिलीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और 1 माह बाद दिलीप की जमानत हो जाती है। और आगे समय के साथ साथ उस पागल औरत को आईपीसी की धारा 84 के तहत पागल करार का लाभ दिया जाता है, जो डॉक्टरों की पैनल रिपोर्ट के अनुसार तैयार की जाती है। तब तक 3 माह उस औरत के जेल में ही बीत जाते हैं, क्योंकि उसकी ओर से कोई पैरवी करने वाला नहीं था। ये कुछ माह उस औरत के रोते बिलखते चुपचाप गम में डूबकर बीत जाते हैं। खाना भी कभी खाती कभी नहीं। कभी वह रात को जाग अपनी सेल से चांद को निहारा करती, तो कभी अपना सर दीवार पर लड़ा लेती और उसे हत्या के आरोप से एक दिन मुक्त कर दिया जाता है तथा उस औरत को पागल खाने भेज दिया जाता है। पागल खाने में भी वह चुपचाप एक कोने में बैठ बड़बड़ाते हुए अपने सिर पर हाथ रख बैठी रहती है, मानो ऐसा लग रहा हो कि वह केवल उस बच्ची के बारे में ही सोच रही है और उसे खुद भी याद नहीं अब वह कहाँ है। पागल खाने में रोज की तरह उसे दवा दी जाती और साथ ही कभी कभी शॉक के झटके भी दिए जाते हैं, जो मात्र 1 सेकंड के लिए सिर के दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगाकर दिए जाते हैं, जो 60 से 130 वाट का होता है। इन झटकों से वह दर्द से कराती हुई सो जाती है। सोते हुए कभी उसकी आँख खुल जाती तो तड़पने लगती और बहुत परेशान करने पर नर्स उसके हाथ पैर बांध चली जाती। वह जब कभी अन्य पागलों की हरकतें देखती तो हल्का खुश हो जाती, तो अपनी बच्ची को याद करने लगती और जब कभी पागलों को लड़ते देखती तो सहम जाती और सबसे अलग होकर बैठ जाती, जैसे किसी ने उसे कभी बहुत मारा और तड़पाया हो। समय के साथ साथ इस पागल औरत के स्वास्थ्य और दिमाग दोनों में काफ़ी बदलाव आने लगता है। दोस्तों, स्त्री तेरी आबरू का पार्ट 3 यहीं समाप्त हुआ। अगला पार्ट 4 में